अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। और कराची में आपको पता है ई चालान नाफिज होना शुरू हुए हैं। उस पर मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ आरा सामने आ रही है। कल भी हमने इस पर एक सेगमेंट किया था, तफसीली गुफ्तगू की थी, हुकूमत का भी मौक़िफ़ लिया था और शहरियों की राय भी हम जानने की वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते रहते हैं। लेकिन इस सब का प्राइमरी मकसद ये भी था कि हादसात में कमी हो, और पर्टिकुलरली जो ट्रेलर्स, ट्रॉलर, डंपर, टैंकर इसकी जद में आके और प्राइमरीली मोटरसाइकिल सवार However, this morning it did not help at all, क्योंकि आपको बताएं कि कराची में एक और डंपर हादसे में नौजवान की जान चली गई। निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक और अहलिया जख्मी हो गई। ये आपको फुटेज भी उसकी दिखा रहे हैं। मुश्तल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। दिस हैज़ बिकम अ वेरी यूजुअल प्रैक्टिस। हमने देखा है ये हो जाता है। जबकि फरार होने वाले डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बाद डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद मुसल्ला गार्ड के हमरा बिल्कुल वहाँ पहुँच गए, जिस पर वहाँ मौजूद शहरियों ने शदीद एहतजाज किया, as you can tell। और ये it does seem like it happened either late at night or very early morning। मगर बहुत ज्यादा कोई ऐसे में लियाकत महसूद को वापस जाना पड़ा, लेकिन उनके गार्ड ने जाते हुए पुलिस की मौजूदगी में सरेआम फायरिंग कर दी और फरार हो गए। जी, वो भी हम दिखा रहे हैं आपको। ये लाल दायरे में लियाकत महसूद के गार्ड हैं। ये मुसल्ला गार्ड के हमरा आए थे, जाए वक़ुआ पर पहुंचे थे। एक तो इनके डंपर, इनके ट्रेलर, इनकी हैवी व्हीकल्स लोगों की जान ले रही हैं। फिर जब लोग एहतजाज कर रहे हैं, और सर्टनली हम ये भी बारहा कहते हैं कि जब एहतजाज करते हैं तो उसमें भी अमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी कानून के ज़ुमरे में नहीं आता और वहाँ भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये सिचुएशन ऐसे आउट ऑफ कंट्रोल हुई है जैसा आपको नज़र आ रहा है। लियाकत महसूद, आप जरा इसको विजुअल्स आप देखें कि कितनी दुनिया है, और साथ जहाँ फायरिंग हो रही है वहाँ पुलिस की मोबाइल भी खड़ी है। स्ट्रेट फायर हो रहा है। ये नहीं है कि हवाई फायरिंग हो रही है या बंदूक का रुख हवा की तरफ है कि जरा लोगों में डिटरेंस क्रिएट हो, लोग दूर हट जाएं। नहीं, ये सामने इसने सामने बंदूक तानी हुई है, जो हम सुर्ख दायरे में आपको दिखा रहे हैं। ये लियाकत महसूद का गार्ड है, जो कि डंपर एसोसिएशन का रहनुमा है, और पहुंचे थे अपने मुसल्ला गार्ड के हमरा जाए वक़ुआ पर। लोगों ने जाहिर है मुश्तइल लोग थे, किसी की जान चली गई है। हम वैसे पहले ऑलरेडी इतना ये वॉलेटाइल सिचुएशन बनी हुई थी। अब लियाकत महसूद को क्या पड़ी थी कि इस जगह पहुंच जाए? मतलब लोगों का हजूम आप देख रहे हैं, और लोगों की ये जो कैफियत है, बिकॉज इट हैज़ बिकम सो यूजुअल। ये डंपर के हाथों लोगों का मरना, कुचले जाना, ये इतनी कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि अगर लोग इस तरह एहतजाज करें, कैन यू ब्लेम देम? मतलब हम जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आवाज़ भी आ रही है इस फुटेज में, और ज़ाहिर है ये सारी सूरत हाल है। गवर्नर सिंध ने सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग का ऑल्दो नोटिस ले लिया है। कहा है कि शहरियों पर बंदूकें तानना किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। IG सिंध ने भी वाक़े का नोटिस लिया है। मुलजिम के खिलाफ भी बताया गया है कि कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या होगा? ज़ाहिर है गार्ड को पकड़वा देंगे। मैक्सिमम ये होगा जो इन केसेस में होता है, या तो ड्राइवर पकड़े जाते हैं, या माली पकड़े जाते हैं, या गार्ड पकड़े जाते हैं। जिसका एक्चुअली ये गार्ड होता है उस पर कोई आँच नहीं आती, उससे कोई सवाल जवाब नहीं होता, और वो लोग उस तरह कानूनी कार्रवाई के ज़ुमरे में नहीं आते। और शायद इस वाक़े में भी यही होगा। लेकिन लेट्स सी कि अगर इतना हाई प्रोफाइल केस बन गया है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन वीडियो नाउ, इट इज़ अ वीडियो एविडेंस कि किस तरह कितने दर्जनों लोग मौजूद हैं। दर्जनों लोग मौजूद अब्दुल्ला, ये भी बता दें कि वाक़े के बाद 2 मुकदमात जो हैं वो गार्डन थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। और पहला मुकदमा जो है वो जाँ बहक होने वाले शाहजेब के वालिद की मुद्दइयत में दर्ज किया गया है। और मुकदमे में डंपर ड्राइवर जिसका नाम है नियाज, उसको नामजद किया गया है, पूरा नॉमिनेट किया गया है, उसका नाम लिखा गया है मुकदमे में। और साथ ही आपको बता दें कि दूसरा मुकदमा अवाम पर फायरिंग करने पर डंपर एसोसिएशन के खिलाफ दर्ज किया गया है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप सोचेंगे ऑलमोस्ट एक जंग का समा बन गया है, जिसमें इसके सदर लियाकत महसूद और 25 से 30 नामालूम साथी जो आए हुए थे हमरा, उनको नामजद किया गया है। राम स्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान जाँ बहक हुआ। बीवी उसकी अभी तक जख्मी है, जिसकी हालत भी बड़ी क्रिटिकल बताई जा रही है। कमर अली मस्तोई हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा एग्जैक्टली कितने बजे का वाक़या है जब ये हादसा हुआ, और उसके बाद सूरत हाल कैसे यहाँ तक पहुँची, जो हम विजुअल्स अभी दिखा रहे हैं कि पब्लिक के ऊपर फायरिंग हो रही है गार्ड की तरफ से। जी बिल्कुल, ये रात 12 और 1 के दरमियान ये पुलिस का कहना है कि वाक़या पेश आया। ये नौजवान जो है वो दुकान से निकला था, और इस दौरान जो है वो ये तेज़ रफ्तार डंपर जो कि
सेवरेज से लोड था, उसने जो है वो इस नौजवान और इसकी बीवी को टक्कर मारी। नौजवान जो है शदीद ज़ख्मी हो गया था और उसे अस्पताल जो है वो मुंतकिल किया जा रहा था कि वो अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान की बीवी जो है वो ज़ख्मी है। इस वाक़े के बाद जो है वो रामस्वामी और अतराफ़ की आवाम जो है वो जमा हो गई। मुश्तिल आवाम ने जो है वो डंपर को आग लगा दी। इस दौरान पुलिस भी मौके पर पहुंची और आवाम को मुंतशिर करने की कोशिश की, लेकिन सूरत उस वक्त कशीदा हुई जब डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद अपने जो है वो एसोसिएशन के अहदेदारों के हमरा पहुँचे। उनके साथ जो है वो उनके मुसल्ला गार्ड भी थे और आवाम और लियाकत महसूद के दरमियान जो है वो तलख कलामी हुई। आवाम बड़ी तादाद में थे, लेकिन ये तलख कलामी बढ़ती गई और उन्होंने भी वहाँ से जाने की ज़हमत नहीं की, जिसके बाद ये सूरत पेश आई कि वो जब वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने पुलिस कहाँ मौजूद थी? इसमें पुलिस कहाँ मौजूद थी जब ये आ गए थे और तल्ख कलामी हो रही थी? तो ये सारा तमाशा पुलिस क्या खड़े होकर देख रही थी या पुलिस ने सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की? पुलिस से मुराद है हम कोई अफसर भी वहाँ मौजूद था, कोई SP, कोई SSP, कोई था? देखिए जी, पुलिस के साथ दीगर इदारा भी यहाँ पर मौजूद था और मुतालिका थाने का गार्डन थाने का SHO भी मौजूद था। लेकिन जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उनको जो हमें वीडियोस मिली हैं उसमें पुलिस बाकायदा उन्हें प्रोटोकॉल में यहाँ से जो है वो रवाना कर रही है। हालांकि पुलिस को चाहिए था जब इस कशीदा सूरत में जब वो यहाँ पर आ रहे थे उन्हें इस स्पॉट से पहले ही रोक देना चाहिए था। डंपर एसोसिएशन कमर, हम भी जो फुटेज देख रहे हैं जी, हम भी जो फुटेज देख रहे हैं उसमें तो ये बड़ा साफ नज़र भी आ रहा है कि ये शायद सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल हो सकती थी। माना कि लोगों का बहुत गुस्सा है, आए दिन ये डंपर इस तरह एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं और लोग मरते हैं, लेकिन फिर एसोसिएशन के मालिक का पहुंच जाना वहाँ, नेचुरली गुस्सा तो लोगों का उधर ही उतरना था। फिर डिफ्यूज सिचुएशन कैसे हुई कमर? मतलब ये इतने ज़्यादा लोग जो हम देख रहे हैं जमा हुए हैं, ये इस तरह किस तरह डिफ्यूज़ हुई? देखिए जी, इस वाक़े के बाद तो सूरत जो है वो इंतहाई मज़ीद ख़राब हो गई और जो आग फायर टेंडर पहुँच के बुझा दी थी, मुश्तिल अफराद ने दोबारा जो है वो आग लगा दी और पुलिस भी जो है वो फिर बेबसी नज़र आई। यहाँ पर मौजूद जो डंपर है वो जो है वो जलता रहा। सुबह 7 बजे के करीब जो है आवाम अपने तौर पर ही जो है वो यहाँ पर जो है वो मुंतशिर हो गई। सूरत जो है वो इंतहाई यहाँ पर ख़राब थी और इसमें जो गफलत की इंतहा ये कि सिर्फ इलाका गार्डन का जो SHO है वही हमें यहाँ पर नज़र आया। इलाका ज़िले का SSP सिटी हमें यहाँ पर मौजूद नहीं नज़र आए। जोन के DIG यहाँ पर नज़र नहीं आए क्योंकि सूरत जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई थी। ये सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो गई थी। आई वंडर के अफसराने बाला किधर थे? मतलब जहाँ एक एक्सीडेंट में जान चली गई किसी की, खातून ज़ख्मी हैं, उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई है, दर्जनों लोग जमा हैं जो आग भी लगा रहे हैं गाड़ियों को और उसके बाद कोई ओहदेदार आते हैं और वो स्ट्रेट फायर खोल देते हैं। नहीं, ये ओहदेदार ये जो कहना है ना कमर जी, कमर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया है। ये गार्ड कल्चर रियली नीड टू बी चेक्ड। मतलब ये गार्ड जो है ये हवाई फायरिंग नहीं हो रही अब्दुल्ला, ही इज फायरिंग इनटू द क्राउड, एटलीस्ट ही इज फायरिंग और ही इज थ्रेटनिंग टू फायर, जो भी है। मतलब ऑलरेडी इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन में एक बंदे को बचाने के लिए उसके गार्ड भी उतर आएंगे और वो लोगों को ही टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। ये तो शुक्र है कि उसके बाद किसी की कोई डेथ नहीं हुई, किसी को गोली शोली नहीं लगी या गोली चली नहीं, इतनी हमें डिटेल वैसे नहीं पता। और ये तो स्ट्रेट फायर कर रहा था और अगर हवाई फायरिंग भी कर रहा होता तो आपको पता है कि हवाई फायरिंग से अपने आप को कितना नुकसान होता है। और कराची का इंतहाई गुंजान बादल आता है। यहाँ पे इर्द गिर्द दुकानें नहीं हैं, दुकानों के ऊपर फ्लैट भी हैं, लोग रहते हैं यहाँ पे। सो ये है सूरत हाल और ये हैं विजुअल्स इस वाक़े के और ये हैं आवाज़ें। लेकिन लेट्स सी के कार्रवाई किसके ख़िलाफ़ होती है, कहाँ तक होती है। दोबारा ये कह दिया जाता है कि हम शहर से कूड़ा नहीं उठाएंगे और धमकियां दी जाती हैं और फिर मामला मतलब ये नहीं कि आप अपने डंपर ड्राइवर्स को चेक करें, आप अपने डंपर्स को चेक करें, आप कोई ट्रैकर्स बीच में लगाएं, आप स्पीड उनकी देखें कि वो किस पे जा रहे हैं, क्या लाइसेंसेस हैं ड्राइवर्स के नहीं। मतलब ये नहीं कि आप अपने इस निज़ाम को स्ट्रीमलाइन करें कि आप वहाँ खुद वहाँ पहुँच रहे हैं अपने गार्ड्स लेके, ताकि एक सिचुएशन जो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है वो आपकी वजह से तो बिल्कुल ही फट जाए। एंड ऑल्सो यहाँ पे हम कहना चाहेंगे कि वो जो शहरी पर्टिकुलरली मोटरसाइकिल सवार जिनको जहाँ से रास्ता मिलने की उम्मीद नज़र आती है वो वहाँ घुसने की कोशिश करते हैं, चाहे वो लिटरली 6 इंच की जगह हो विद फैमिली।
you also need to show some responsibility to yourself and your family members as well. ये भी हमारी आंखों के विजुअल्स हैं ना, हम इसी शहर में रहते हैं, हम यहीं बसते हैं. सो या everybody needs to be responsible. अभी हम इस बारे में आपको मजीद आगे चलकर बताएंगे अगर कोई अपडेट होगी तो. लेकिन लेट्स मूव ऑन क्योंकि हमारे पास कुछ और की बड़ी खबर और हमारे कल की बड़ी खबर ये है और सभी जरा चौंक भी गए. इट केम एज अ सरप्राइज. डिड इट कम एज अ सरप्राइज? क्योंकि इससे पहले बात तो हो रही थी, कहीं शमागोइयाँ तो थी, लेकिन बरमला जब पूछा जाता था हुकूमती लोगों से तो कहते थे नहीं अभी तो ऐसा कोई इरादा नहीं है. डिटेल दे देते हैं ना कि क्या बात हो रही है. 26वीं तरमीम के वक्त से ही 27वीं आईनी तरमीम की बाज़कश सुनाई देने लगी थी और लगता है कि अब वो वक्त आ गया है. वफाकी हुकूमत ने 27वीं तरमीम की तैयारी जो है वो पकड़ ली है और आर्टिकल 243 में तरमीम होगी. मुजव्वज़ा तरमीम में आइनी अदालतों के क़याम का मामला भी शामिल है. पीपल्स पार्टी की डिमांड रही है कि आइनी अदालतें सूबों में भी होनी चाहिए और इसी तरह 18वीं तरमीम के कुछ हिस्सों ख़ास तौर पर NFC अवार्ड से मुतालिक बाज़ तब्दीलियाँ जो हैं वो की जा सकती हैं. सो दैट इज़ द लेटेस्ट. पूरे मुल्क में एक ही निज़ाम का होना भी 27वीं तरमीम का हिस्सा हो सकता है. मतलब एजुकेशन और हेल्थ को बताया जा रहा है कि वापस फेडरल के पास जाने की बाज़गश्त हो सकती है, बात हो सकती है. बाज़ इत्तलात ये हैं कि वफाकी हुकूमत ने तरमीम का मुसव्वदा तैयार करके पीपल्स पार्टी को दे दिया है. बिलावल भुट्टो ने सोशल मीडिया पर तरमीम के कुछ निकात शेयर भी किए. मतलब हेडिंग होती है ना किसी भी पर्चे की, उन्होंने वो पॉइंटर्स दे दिए. उसकी तफसील ज़ाहिर है अभी आना बाकी है, लेकिन आर्टिकल 243 में अगर तरमीम होगी तो आर्टिकल 243 में किस नौइयत की तरमीम होगी, दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी. बिलावल भुट्टो के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी से 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की दरख्वास्त की है. बिलावल भुट्टो ने सलाह मशवरे के लिए पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया है. बिलावल का कहना है कि NFC अवार्ड में सूबाई हिस्से का तहफ़्फ़ुज़ का खात्मा भी मुजव्वज़ा तरमीम का और आपको बताएं कि उधर हुकूमत पुरएतमाद है कि वो आराम से तरमीम पास करवा लेगी. और सेनेटर फैसल वाउडा तो ये भी कह रहे हैं कि 27वीं क्या 28वीं तरमीम भी आएगी तो पास होगी. अब एग्जैक्टली क्या कहना था इन सारों का ये देखें. हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेजरी बेंचेस पे जो बैठे तादाद है वो दो तिहाई अक्सरियत है और बिल्कुल आइनी तरमीम के लिए जो नंबर रिक्वायर्ड है हमारे पास ट्रेजरी बेंचेस पे अवेलेबल हैं. हमारी कोशिश होगी, ख्वाहिश भी होगी, क्योंकि ये मुल्क के मफाद में तमाम तर चीज़ें हैं, इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट, तो अपोजिशन के दोस्तों को भी साथ लेके चलें. 27वीं अमेंडमेंट बहुत स्मूथली पास होने जा रही है. पास होने नहीं जा रही, बहुत स्मूथली पास होने जा रही है. जैसे दुनिया बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें आगे चेंज होती जा रही हैं. अभी 27वीं की ज़रूरत पड़ गई है पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, उसकी बका के लिए. फिर 28वीं की ज़रूरत पड़ जाएगी, वो 28वीं भी आ जाएगी. अब चीज़ें रियासत के अंदर बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं. उधर तहरीक इंसाफ की बात करेंगे. आपको पता ही है तहरीक इंसाफ ने 26वीं आइनी तरमीम की भी शदीद मुखालफत की थी और इस बार भी पार्टी रहनुमा वाज़े तौर पर 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालफत का ऐलान कर रहे हैं. तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर तरमीम की मुखालफत के लिए हमें पीपल्स पार्टी के पास भी जाना पड़ा तब भी जाएंगे. हम तो 26वीं नई तरमीम से के बारे में हमारे सीरियस कंसर्न है और ये जो नई अभी अमेंडमेंट 27वीं अमेंडमेंट ला रहे हैं, हम समझते हैं कि ये जुडिशरी का अगर इस किस्म का कोई होता है तो ये बाकायदा तौर पर जुडिशरी का मतलब एक किस्म के मज़ीद उसके ऊपर कंट्रोल हासिल करना और एग्जेक्टिव को मज़ीद जो है ना इन्फ्लुएंस बढ़ाना जुडिशरी के ऊपर होगा. हम किसी सूरत में जो है ना इस किस्म की चीज़ को नहीं मानेंगे. इसके ख़िलाफ़ हम भरपूर तरीके से अपना आवाज़ उठाएंगे. 27वीं तरमीम के हवाले से अगर पीपल पार्टी इसके ख़िलाफ़ कड़ी होती है तो हम बिल्कुल इसमें बात कर सकते हैं उसके साथ. अच्छा जी, ये सब कुछ आपने सुन लिया और साथ ही आपको बता दें कि हुकूमत जो है वो पूरा एतमाद है कि वो 27वीं तरमीम आसानी से पास करवा लेगी. और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये तो बता दिया कि हुकूमत उनसे तरमीम पर हिमायत मांग रही है. उन्होंने मुजव्वज़ा तरमीम के चंद नुकात भी बता दिए जिस तरह हम आपको पहले बता रहे थे, मगर बिलावल का लहजा बता रहा है कि पीपल्स पार्टी जैसे माजी में 18वीं तरमीम के मामले में हसास रही है, शायद अब इसमें पहली जैसी वो शिद्दत नहीं रही. और देखा जाए तो बिलावल भुट्टो की बज़ाहिर सॉफ्ट टोन जो है बात करने की जो थी वो वफाकी हुकूमत के लिए काफ़ी हौसला अफजा. मतलब उन्होंने इनकरेजिंग हमको लगा. अपने इजलास में 6 को होगा और इसमें डिसाइड करेंगे, बात करेंगे. आउट राइटली कोई रिजेक्ट नहीं की गई बात.
और किसी चीज़ को निगेट नहीं किया गया। इसी पे बात करते हैं। सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुशीर हैं वज़ीर आज़म के उमूर के। बहुत शुक्रिया राना साहब। राना साहब, बहुत अरसे से सुन तो रहे थे हम कि 27वीं तरमीम आ रही है, बस आने वाली है। अब तो बाकायदा ऐसा लगता है कि तैयारी शुरू हुई है, मतलब वो टीज़र जिसे कहते हैं ना, छोड़ दिया गया है। सो बताइएगा, ये जो नई तरमीम है ये किन ज़रूरियात के तहत लाई जा रही है? देखें, आइन जो है वो किसी भी मुल्क की एक बड़ी मुक़द्दस दस्तावेज़ होती है, लेकिन ये हरफ़े आखिर नहीं होती। और जैसे जैसे मामलात जो है वो आगे बढ़ते हैं तो उसमें तरामीम जो है वो बेहतरी के लिए जो है वो की जाती हैं। 26 तरामीम जो है वो आइन पाकिस्तान में जो है वो हो चुकी है। उसका एक तरीक़ाकार है, पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी अगर किसी बात पे मुतफिक हो तो उसके मुताबिक जो है वो तरमीम होती है। तो इसमें जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस कभी भी नहीं रुकता, चीज़ों के ऊपर जो है वो बहस व तमीज़ होती रहती है, पार्लियामेंट के कॉरिडोर्स में भी और गवर्नमेंट साइड पे भी या अपोजिशन की साइड पे भी। तो 26 तरमीम के बाद जिन चीज़ों के मुतल्लक बात हो रही है होती रहेगी, और कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई सुबह हम 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, लेकिन एक मुस्बत जो है वो डिस्कशन और बहस व तमीज़ का सिलसिला जो है वो एक जमहूरियत का खासा है, वो होना चाहिए। तो इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जिनके ऊपर गौर व फिक्र हो रहा है, जिसके ऊपर माबैन यानी पार्लियामेंटेरियंस भी और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो है वो बात हो रही है। चलें, गुड, बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। राना साहब, इस तरमीम में बहुत कुछ अहम है, लेकिन बिलावल भुट्टो ने जो तस्दीक की है उसमें बहुत से नुकात 18वीं तरमीम को रोल बैक करने का इशारा दे रहे हैं। 18वीं तरमीम से मुस्लिम लीग नून को क्या मसला पैदा हो गया, ये बताएं। देखें 18वीं तरमीम से बिल्कुल मुस्लिम लीग नून को कोई मसला नहीं है। 18वीं तरमीम आपके इल्म में होगा कि जब हुई थी तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो है वो कंसेंसस था। ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज हुई थी जिसे रज़ा रब्बानी साहब ने एज़ कन्वीनियर उस कमेटी को जो है वो लीड किया था, और सबका कंसेंसस था 18वीं तरमीम के ऊपर। 18वीं तरमीम जो है वो जो वसाइल हैं उसकी तकसीम से मुतल्लक है माबैन फेडरेशन और सूबे। तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी सामने आ रही हैं कि सूबों के पास जो फंड्स हैं या जो वसाइल हैं उनमें, और जो वसाइल या फंड्स जो है वो मरकज़ के पास हैं उनमें थोड़ा जो है वो बैलेंस जो है वो करने की ज़रूरत है। यानी वफाक की अपनी ज़िम्मेदारियां हैं और जो ज़िम्मेदारियां हैं वफाक की वो पाकिस्तान की ज़िम्मेदारियां हैं, तमाम सूबों की ज़िम्मेदारियां हैं। साल के तौर पे दिफा का बजट है, तो दिफा को सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट या इस्लामाबाद का तो नहीं है ना, पूरे मुल्क का दिफा है। तो उसका सारा जो एक्सपेंडिचर है वो उस हिस्से से जाता है जो वफाक का हिस्सा है, और उसके बाद फिर कर्ज़ों की अदायगी है। तो उसके बाद शायद फेडरल गवर्नमेंट के पास तो अपना रोज़मर्रा का काम चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल जो है वो नहीं बचते, जबकि सूबों के पास पोजीशन कदरे बेहतर है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ये मिलजुल के होने वाली हैं, इनके ऊपर डिस्कशन होगी, इनके ऊपर गौर व फिक्र होगा, और उस गौर व फिक्र के नतीजे में जिस बात के ऊपर सबका कंसेंसस होगा, आखिर फेडरेशन भी जो है वो पाकिस्तान की है, सूबे भी पाकिस्तान के हैं, और वसाइल भी जो है वो पाकिस्तान के हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि इसमें कोई सरप्राइज़ होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें जो हैं ये डिस्कस होनी चाहिए इनके ऊपर, और उसके नतीजे में जहाँ तक भी और जितना भी कंसेंसस हो जिसको सब महसूस करें कि ये दुरुस्त है, तो उसके मुताबिक अमल होना चाहिए।
अच्छा राना साहब, अब तक पीपल्स पार्टी ने कोई ब्लैक एंड वाइट बात तो नहीं की है, लेकिन ये आपको भी मालूम है, एक सेंस तो है ना कि 18वीं तरमीम के खिलाफ कोई वो बात सुनना भी पसंद नहीं करते। तो फिर उनसे हिमायत की उम्मीद, कोई ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कुछ चीज़ों पे जो ये बात की जा रही है, और आपको उम्मीद है कि वो इस मामले पे आपका साथ देंगे? देखें, ये जो बुनियादी मसाइल होते हैं इनके ऊपर बात जो है वो बनते बनते बनती है, ये कोई फौरी तौर पे ये चीज़ें नहीं हो जाती, लेकिन डिस्कशन जो है वो शुरू होनी चाहिए। वसाइल की तकसीम पे ये बड़े लंबे अरसे तक जो है वो डिस्कशन होती रही, और उसके बाद जो है वो फिर 18वीं तरमीम में उसको एक उस वक्त के हिसाब से एक बैलेंस तरीके से जो है वो तय किया गया। अब उसमें अगर कोई थोड़ा फ़र्क आया है इन प्रैक्टिकल फॉर्म, तो उसके ऊपर बात करने और फिर जब तक कंसेंसस ना हो उसके ऊपर जो है वो गौर व फिक्र करने में तो कोई आर नहीं है। और जब कंसेंसस हो जाएगा तो उसके मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट जो है वो जो तरीक़ाकार है 2/3 मेजॉरिटी का, तो उसके मुताबिक तरमीम हो जाएगी। बात बनते बनते बन जाएगी, पूरी उम्मीद लग रहे हैं राना साहब। अच्छा राना साहब, चलें ये भी बताएं कि मुजव्वज़ा तरमीम का एक पोर्शन जो है वो जजेस से मुतालिक भी है। वकला तंजीमें इस पर पहले से ही तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं, फिर नए सिरे से एक तनाज़ा खड़ा होने का ऑब्वियसली खदशा तो हमेशा रहता ही है। तो क्या तरमीम इतनी ज़रूरी है कि ऐसा रिस्क लिया जाए? नहीं, देखें, जुडिशरी से मुतल्लक जो है वो कोई सच कोई तनाज़ा खड़ा होने वाली बात नहीं है। ये आप सब के इल्म में है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, बल्कि दीगर जमातें भी जो सिग्नेटरी हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, वो कमिटेड हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होनी चाहिए। और 26वीं तरमीम में भी हमारा यही जो है वो इरादा था या हमारी कोशिश थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनने से मामला जो है वो ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा बेहतर अंदाज से जो है वो चलाए जा सकते हैं। लेकिन उस वक्त जो है वो अपोजिशन ने जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मिल के ये तजवीज़ दी कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया जाए। तो वो फिर बेंच के ऊपर इत्तफाक हो गया, लेकिन अपोजिशन PTI जो है वो फिर भी भाग गई। वो उन्होंने कहा कि नहीं जी हम साइन नहीं करेंगे, वो तो हमने वैसे बात की थी। तो बहरहाल वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरमीम हो गई। तो ये हमारी कोशिश उस वक्त भी थी, ये कोशिश हमारी आज भी है और आइंदा भी रहेगी कि उसका जो सही तरीक़ाकार है वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं है। इसी तरह से एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेसी जिस किस्म के हालात और जिस किस्म के मामलात जो है वो माजी करीब में भी और उससे पहले भी पेश आते रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, आइंदा भी जो है वो पेश आने का एहतमाल है। तो उसके मतलब भी एक राय मौजूद है, उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन हो रही है या होती आ रही है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर एक यानी जमहूरी मुआशरे में और एक पॉलिटिकल जो है वो सिस्टम में बात होनी चाहिए। और जब तक कंसेंसस ना हो उस वक्त तक तो कुछ नहीं होगा, और जब कंसेंसस होगा तो उसके मुताबिक जो है वो फिर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अमेंड होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका राना सनाउल्लाह साहब। और फिर आर्मी चीफ की तकर्री से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ ज़राए से खबरें मौसूल हो रही हैं कि अभी वो वज़ीर आज़म का प्रोगेटिव है, क्या उसे सदर के इख्तियारात पे शामिल किया जाएगा, एज एन मुकम्मल इख्तियार उन्हीं को हासिल हो। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और इस पे क्या पेशरफ्त होगी? अभी ये शुरू हुई है बात, ये शुरू हुई है बात है, लेकिन जितनी भी शुरू हुई है ऑफ कोर्स वी नीड द अदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी अभी लेंगे। शाज़िया मरी साहब हमारे साथ होंगी इस ब्रेक के बाद। वी हैव टू टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक।
अच्छा ये सुने, सिंध में 2022 में आने वाले तबाहकुन सैलाब से अपनी ज़मीनें और रोज़गार खो देने वाले सिंध के किसानों ने जर्मनी की 2 कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान किया है। कंपनियों को बाज़ाब्ता कानूनी नोटिस भेजे गए हैं। किसानों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि एक जर्मन तवानाई कंपनी और एक सीमेंट बनाने वाली कंपनी दुनिया में सबसे ज़्यादा आलूदगी फैलाने वाली कंपनियां हैं। देखिए दुनिया में 100 ही कंपनियां हैं जो 70% कार्बन एमिशन की जिम्मेदार हैं इस दुनिया में। पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, मतलब लिस्ट में लिटरली नंबर 1 है। हमने ये फैसला किया है कि हम ये रास्ता अपनाएंगे और सू किया गया है इन कंपनियों को कि आपके कामों की वजह से हमारे जैसे मुल्कों में तबाही आ रही है, हमारी फसलें तबाह हो रही हैं, हमारा रोजगार छिन रहा है, हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, हमारा क्लाइमेट खत्म हो रहा है, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, फट रहे हैं। इसी पे ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नासिर मंसूर साहब, जनरल सेक्रेटरी नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन, मजदूर रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया नासिर साहब। बहुत शुक्रिया। जाहिर है हमने भी जब ये पढ़ा था तो ये ऑल्सो लाइक कि ये कैसे होगा या ये किस तरह से सोचा गया, ज़रा आप हमें एक्सप्लेन कीजिए कि इसके पीछे क्या सोच है। देखिए जैसे आपने ये कहा कि ये जो इशू है ये ट्रांस बॉर्डर है और ये ग्लोबल है, ये पूरी दुनिया का ये कि ये सनती जो तरक्की का मॉडल है पिछले 500 साल में, तो ये कार्बन जो है फॉसल फ्यूल इस्तेमाल किया गया है तवानाई के लिए। तो कुछ मुल्क तो बहुत ताकतवर हो गए हैं सनती तौर पे और उसके इफेक्ट आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हुए। पहले तो एक क्वांटिटेटिव थे, अब एक क्वालिटेटिव नज़र आना शुरू हुआ है कि क्या हो रहा है। और पाकिस्तान में हम ये देखते हैं वेदर पैटर्न बिल्कुल चेंज हो गया है। अचानक जो बारिशें होना शुरू हो जाती हैं, जब बारिश की ज़रूरत नहीं है बारिश होती है। हमारे इस पैटर्न चेंज होने से पूरा लाइवलीहुड जो है, जो क्रॉप्स होती हैं उनका सारा, तो हमारी जो फूड की से वो पैदा हो गया है ख़तरनाक तरीके से। इस तरीके से ज़मीनें तबाह हो रही हैं। आप देखें दर्जा हरारत बढ़ा है तो उसके नतीजे में समंदर चढ़ना शुरू हो गया है, पानी रोका जा रहा है इस तरीके से, और बहुत सारा चीज़ें। ग्लेशियर्स हैं, पाकिस्तान जो है इसमें 13,000, अभी नई स्टडी है, 13,000 ग्लेशियर्स हैं, ये तेज़ी से पिघल रहे हैं। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, फ्लैश हो रहा है। इस तरीके से आप देखें जो होता है बादल एकदम बरस के गिर जाता है, क्लाउड ब्रस्टिंग हो रही है, बिल्कुल नया तरह के फिनोमेना है। और ऐसी ऐसी जगहों पे मानसून हो रहा है जहाँ पहले कभी नहीं होता, और सुपर मानसून हो रहा है। तो 2022 में जो फ्लड्स और बारिशें हुई थी वो जो दुनिया के 10 बड़े अफेक्टेड मुल्क में उनमें से थे एक पाकिस्तान था, और तकरीबन 3 करोड़ 60 लाख के करीब लोग उसके इफेक्ट हुए। $30 बिलियन का हमारा नुकसान हुआ, तकरीबन 8% हमारा GDP का था। अब इसका लेकिन नाज़िर साहब सिर्फ ये बता दें पहले तो कि हमने कैसे ये फैसला किया कि ये 1 ऑफ द 100 कंपनीज में से ये 2 हैं कि जिनसे दे शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर ऑल द फ्यूल एमिशंस। हमने ये फैसला कैसे किया कि दीज आर द 2 जिनको हम, इसलिए कि देखिए दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे भी हो रहा है। जैसे मैंने बताया था कि फिलिपीन के लोग जो हैं वहाँ पे शेल के खिलाफ उन्होंने किया है, इंग्लैंड के अंदर। जर्मनी में कुछ कंपनी इनके खिलाफ केस हुआ, और मई में जो है इन दोनों कंपनियों के खिलाफ कोर्ट ने एक फैसला ये दिया है कि जर्मनी में आप इनके खिलाफ सू कर सकते हैं, इनको अकाउंटेबल बना सकते हैं अगर इन्होंने कोई क्लाइमेट क्राइम कहीं पे किया है। उसकी रोशनी के अंदर फिर हमने, क्योंकि ये 2 बड़ी कंपनीज जो हैं ये तकरीबन मोर देन 1% जो है 1 और 1.5% जो है दुनिया में कार्बन एमिशन के जिम्मेदार हैं। जो आपने जिस तरह होता है 100 बड़ी कंपनीज में ये भी शुमार होते हैं। तो हम एक जो है एक किस्म से हम अलामती तौर पे जा रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक से मुराद ये कि हरजाना भी दें, लेकिन ये कि हम ये बताना चाहते हैं कि तकरीबन अभी तो 1 मिलियन जो है यूरो है, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम इनको अकाउंटेबल बनाना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे मुल्कों में जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं क्लाइमेट के हिसाब से, इनके लिए बाकी लोगों को भी एक सबक आए, लोग ये सीखें और ये समझने की कोशिश करें कि ये जो इनका एनर्जी का मॉडल है ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगा, सस्टेनेबल है। और हम तो ये कह रहे हैं कि देखिए दुनिया इस जगह पे आके खड़ी, अगर 1.5% टेम्परेचर बढ़ गया तो ये दुनिया नहीं रहेगी। और हम ये कहते हैं अक्सर कि हम आखिरी जनरेशन है जो अपने इस ग्लोब को बचा सकते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने बड़ी अच्छी तरह समझाया। और फिर बाकियों को भी तो एक मैसेज जाता है कि ये क्या हो रहा है, यू कैन नॉट डू दिस। और एक बात मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ, देखिए जब हम पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं
कि ये कार्बन इमिशन वाली जो आप जो इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या आप जो सेक्टर को कर रहे हैं, तो पाकिस्तान की रियासत को भी ये बात समझनी चाहिए कि ये जो फॉसल फ्यूल की कंपनियां यहाँ पे वो कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, जो आबी मंसूबे बना रहे हैं, इसके ऊपर भी उनको रोक लगानी चाहिए। सर्टेनली मद्देनजर रखना होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। अभी ब्रेक ले लेते हैं। वेलकम। अच्छा जी, आज है क्रिकेट डे और होम एडवांटेज है। T20 सीरीज के बाद पाकिस्तान टीम के हौसले भी बुलंद हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का पहला मैच होगा आज फैसलाबाद में। So we are all looking forward to that. With the new captain as well. Absolutely. अच्छा, टेस्ट सीरीज तो खैर आपको याद है 1-1 से बराबर रही। T20 सीरीज पाकिस्तान के नाम रही और 2-1 से। हाँ, बट मतलब ठीक है ना। नहीं, मैं तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ होनी चाहिए क्योंकि जीते तो हम ही ना उसमें। तो अब बात आ गई है ODIs पे और वी आर वेरी होपफुल। लेकिन बाज़ मसाइल हैं, चैलेंजेस हैं। इसके बावजूद कौमी टीम खुद को जनूबी अफ्रीका की टक्कर की टीम समझ रही है। अच्छा, वी डू। जरा फुल पे जाएंगे तो हम जरा आपको दिखाएंगे। नॉट बैड अब्दुल्ला, मुझे अच्छी लगी है बिकॉज इट इज नॉट ग्लास और क्रिस्टल। It is metal. It is metal and it looks nice. It's very nice and plain. हाँ, ये जरा जंगले कम करें यार स्टेडियम्स में से। वैसे मतलब इसमें इतनी कशीदाकारी नहीं इस ट्रॉफी पे हुई और मुझे ऐसी चीजें आजकल अच्छी लग रही हैं। सो दैट्स गुड। ओके, देखिए। अच्छा जी, ग्रीन शर्ट्स की हालिया परफॉर्मेंस से शायकीन क्रिकेट को भी उम्मीद हो गई है कि कौमी टीम वनडे सीरीज में भी जीत का तसलसल बरकरार रखेगी। कप्तान शाहीन आफरीदी भी अच्छी कप्तानी के साथ जीत के लिए पुरुम्मीद है। खासतौर पर बाबर आजम की फॉर्म में वापसी हो मतलब ये फॉर्म में वापसी ही है, हम समझ रहे हैं इसे। होपफुली इससे उनमें एतमाद आएगा मजीद। और क्या कहा उन्होंने शाहीन शाह ने, सुनिए। ज़बरदस्त। अच्छा, ये भी बता दें हम आपको कि फैसलाबाद एज ए वेन्यू इज़ वेरी गुड। ये जो इंटरनेशनल खेला जा रहा है यहाँ आफ्टर 17 ईयर्स। लास्ट आपको बताएं जी, खेला था 2008 में, अप्रैल 2008 में, एंड दैट वाज बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। और ये भी आपको पता था, ट्रिविया हम आपको दे रहे हैं कि फैसलाबाद जो है वो पाकिस्तान का मैनचेस्टर का कहलाया जाता है। एब्सोल्युटली, इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक हब्स ऑफ द कंट्री। इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल शहर है और 3 वनडे मैचेस की मेजबानी कर रहा है। और शायकीन का जो जोश होता है ना, वो हमेशा फैसलाबाद में दीदनी होता है और लोग बहुत आते हैं, ना सिर्फ आते हैं, एंजॉय भी करते हैं। फैसलाबाद की वैसे और बहुत सी खुसूसियात हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट हमारे फैसलाबाद ज़मीन जो है ना, वो बड़ी वो कल्चरली बड़ी जरखेज़ है। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब से लेकर एंड सो मेनी स्टेज परफॉर्मर्स, लेजेंडरी स्टेज परफॉर्मर्स जो कि हमारे लेजेंडरी कमेडियंस भी रहे और अभी भी हैं। फैसलाबाद का एक अपना अंग, अपना अंदाज। और फिर हमने अभी डोमेस्टिक कुछ मैचेस पिछले साल भी हुए, इस साल अर्लियर भी हुए। हमने फैसलाबाद का क्राउड देख लिया, द वे दे फिल अप द स्टेडियम। और फैसलाबाद की जुगत भी, उसका पूरी दुनिया में कोई मुकाबला सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, हाउ आर यू, क्या हाल है? हम फैसलाबाद को जरा याद कर रहे हैं। वी आर वेरी हैप्पी एक्चुअली कि हमारे इंटरनेशनल ODIs जो हैं वो फैसलाबाद में हो रहे हैं। Would you like to add to that quickly, then we can talk about cricket? फैसलाबाद का पहला जो नाम था लायलपुर था, अगर आपको याद हो। हम लोग जब जाया करते थे उस वक्त, तो वहाँ होटल नहीं थे, तो हम जो पहला टेस्ट मैचेस वगैरह जो शुरू में खेले, तो वहाँ पे क्रिसेंट शुगर मिल है शायद, वो उनके रेस्ट हाउस में हम ठहरते थे दोनों टीमें। और हमारे पास कुछ करने की नहीं होता था, हम लोग टेबल टेनिस खेलते थे हॉल के अंदर ना। आई स्टिल रिमेंबर। मगर अब सुना है बहुत तरक्की कर गया, बहुत ज़बरदस्त हो गया है। और ये इट्स अ वेरी गुड साइन। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि फैसलाबाद में अब मैच शुरू हो गए। हमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, सियालकोट भी एक सेंटर है, उधर भी आप शुरू करवाएं। बड़ा ज़बरदस्त वहाँ पर भी ग्राउंड है। आपको पता है ना, फैसलाबाद भी एक कंटेंडर है PSL की नई टीमों के लिए, एंड सियालकोट एज वेल। नहीं, बहुत अच्छी बात है। नहीं, ग्राउंड्स, उनके ग्राउंड्स को भी अच्छा कर दें। सियालकोट में भी मैच शुरू करा दें। ये 2 ग्राउंड्स तो मुझे याद है जब हमने इंटरनेशनल मैचेस खेले हुए, पेशावर में खेले हुए। तो अब ये सारे ग्राउंड्स एक्टिव हो जाएं। हैदराबाद वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस दफ़ा मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट की थी 14 अगस्त को कि ये एक अच्छा खूबसूरत ग्राउंड स्टेडियम बना दें सिंध के अंदर, ताकि सिंध के अवाम भी मैचेस देख सकें। वो बेचारे डिप्राइव होते हैं, हमेशा पूछते। तो आई होप ये सारी चीजें सही हो जाए। हैदराबाद में होते थे किसी जमाने में इंटरनेशनल मैचेस, लेकिन अब कोई हाल नहीं है। हाँ बिल्कुल। आज की जो एक और चीज़ है वो ये है कि शाहीन की, जैसे आपने जिक्र किया, अपना कैरियर एज अ ODI कैप्टन शुरू करेंगे। हाँ, तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि T20 के वो कप्तान बनेंगे, इसलिए कि T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, मगर वो मुझे नहीं लगा। आई एम रियली सरप्राइज कि उन्होंने
T20 का उनको कप्तान बनाना चाहिए था, जिसका उनको एक्सपीरियंस भी है। मगर जैसे हम चलिए, ये बात तो पहले भी हो गई थी जब इनकी अनाउंसमेंट हुई थी। वाइस वर्सा लोग के बाज़ लोग की ये भी राय थी कि वाइस वर्सा हो जाए, मतलब T20 वाले इधर आ जाएं, ये T20 में चले जाएं। लेकिन अब तो जो है बैड आइडिया। बट एनीवे अब तो हो गया ना, तो लेट्स मूव ऑन फ्रॉम देयर। अब जरा ये बताएं कि देयर इज अ लॉट ऑफ जी हम बाबर आजम की एक्चुअली बात करना चाह रहे थे, बट आप कैरी ऑन व्हाट यू वर सेइंग। हाँ, देखिए बाबर आजम का तो ये है कि उन्होंने काफी अरसे से 100 नहीं की। T20 के उनके काफी इनिंग्स हो गई हैं, ओडीआई की उनके 30 मैच हो चुके हैं, अभी तक उनके 100 नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में भी उनके तकरीबन 30 इनिंग्स से ज्यादा हो चुकी हैं, उनमें भी 100 नहीं है। तो एक तो उनको 100 लगाना चाहिए, हम सब इंतजार में हैं, उनकी फॉर्म आ गई है, कम बैक उनका हो गया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हुई है ना पिछले T20s में, वो ये कि उन्होंने 2 नए लड़के खिलाए और उन्होंने परफॉर्मेंस दी, सलमान मिर्जा ने, उस्मान तारिक ने। तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी सेलेक्टर से, कोच वगैरह से, कि इसमें भी कोई अगर एक आधा लड़के को, जैसे फैसल अकरम है इस टीम के अंदर, उसको जरूर खिलाएं, ताकि हमें स्पिनर्स की भी जरूरत होती है तो हमें पता चल जाए कि बच्चा कैसा खेलता है, कैसा है नहीं है। बैटिंग लाइनअप में तो वही लड़के हैं जो कि पुराने चले आ रहे हैं, कोई नया नहीं है सिवाय विकेट कीपर के हसीबुल्ला के। तो हसीबुल्ला को क्या वो खिलाएंगे, रिजवान अपनी जगह छोड़ेंगे, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनको खिलाना चाहिए। वैसे हसीबुल्ला को भी अगर नए बच्चों को आप लाके सिर्फ कुर्सी पे बिठा के भेजा देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं। फास्ट बॉलिंग के ऊपर हमारे पास सारे वही लड़के हैं। एक मोहम्मद वसीम है जो उनका 15 मैच हो गए, उनको अभी तक नहीं खिलाया, वो कुर्सी पे बैठे हुए मगर उनको नहीं खिलाया। तो अब देखते हैं कि बाकी सारे पुराने। वैसे आप कह रहे थे रिजवान अपनी जगह, प्लेयर कोई भी क्यों छोड़ेगा अपनी जगह, प्लेयर थोड़ी छोड़ेंगे। मतलब ये फैसले तो कप्तान के हैं, सिलेक्शन के हैं, मैनेजमेंट के हैं, कोच के हैं। टोटली एग्रीड, आप सही कह रहे हैं। वही तो उनको फैसला करना है ना। वो कई लड़के ऐसे होते हैं कि जैसे देखे ना, शाहीन को हटाया था सलमान मिर्जा ने, 3 आउट के लोगों ने एक क्वेश्चन कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान मिर्जा से, क्या आपने उनको रिप्लेस कर दिया? बड़ा अच्छा क्वेश्चन नहीं था। यू कैन नॉट रिप्लेस शाहीन। सलमान मिर्जा तो अभी है, तो इसी तरह की बात नहीं कर। सपोज करें हसीबुल्ला को खिलाते हैं, अगर वो 50-60 कर देते हैं तो आप उनसे ये कहेंगे वो मुबारक हो, आपको नई जगह मिल गई। ऐसा नहीं होता। आपको हमें ये पता चल जाता है कि एक नया रिजर्व में लड़का हमने लिया था एंड ही इज गुड, तो हमें एक खुशी हो जाती है कि हमारी जो बेंच है स्ट्रांग हो गई है और कभी भी जरूरत पड़ी तो ये बच्चा Who should be playing today? वैसे हमारा क्या लाइनअप होना चाहिए आज? सब बहुत से लोगों की वापसी हुई है इन ओडीआई स्क्वाड। वापसी तो अब्दुल्ला किसी की नहीं हुई मेरे हिसाब से। जो है ओपन जमान होंगे, हमारे पास हारिस होंगे, हमारे पास कौन आज प्लेइंग 11 हारिस नहीं है। हारिस कौन से वाले? हारिस नहीं है हमारे पास। मोहम्मद हारिस रऊफ की बात हो रही है। हाँ, हारिस रऊफ है। अच्छा, अब मेरे हिसाब से जो बैटिंग ऑर्डर बनता है ना, वो साइम और फकर से ओपन होगा। 1 डाउन बाबर होंगे, चौथे नंबर पे या तो हसन नवाज होंगे और फिर रिजवान है चौथे नंबर पे आते हैं, और उसके बाद आगा है और उनके साथ आगा के साथ हसन नवाज। ये 6 लड़के जो उनके बैटिंग लाइनअप हो गई है। अब इसमें हुसैन तलत एक लड़का है कि क्या उसको खिलाते हैं नहीं खिलाते ये नहीं पता। फिर 2 ऑलराउंडर्स आ जाते हैं, मोहम्मद नवाज आ जाएंगे, फ़हीम अशरफ आ जाएंगे और 2 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। अब कौन होंगे 2 फास्ट बॉलर? ऑब्वियसली शाहीन और हारिस रऊफ हो सकता है, शाहीन या मोहम्मद वसीम अगर उनको खिलाना चाहें। हसन नवाज को आपने 2 बार बैटिंग कराई है, किस नंबर पे आना चाहिए उन्हें? मेरे ख्याल से 4 पे तो 5वें पे आना चाहिए, 5वें या 6ठे पे आना चाहिए। आगा जो है वो भी हैं, तो आगा भी 6th पे आ सकते हैं। तो ये 6 लड़के हैं बैटिंग के अंदर। उसके बाद 2 ऑलराउंडर हैं और फिर 3 बॉलर हैं। तो अब ये बॉलिंग के अंदर तो मैंने जैसे कहा वसीम, हारिस रऊफ हो सकता है वो हो सीनियर में, और स्पिनर में इब्रार या फिर वो नया बच्चा जो फैसल अकरम है उसको खिलाए। तो देखते हैं क्या सोच रहे थे ये। मतलब हम जब आपस में बात कर रहे होते हैं ना, तो वी आर ऑल्सो सेइंग कि ये चौथे पे आ जाए या 5वें पे आ जाए, हम अपनी भी आगे पीछे करते रहते हैं। तो कप्तान के लिए कितना मुश्किल ये फैसला होता है। यू हैव ऑब्वियसली बीन अ प्लेयर एज वेल। देखो एक लड़का होता है ना, वो कंफर्टेबल होता है, वो कहता है, जैसे हसन नवाज के बारे में कहा जा रहा है, वो फेल हुए जा रहे हैं मुसलसल, काफी लंबे अरसे से वो फेल हो गए, उनकी कोई अच्छी इनिंग नहीं आई है। तो लोग कह रहे हैं कि जी इसका नंबर तो 4 है, आप उसको खिला रहे हैं 6 पे, तो वो गलत है। तो अब 4 पे यहाँ पर रिजवान खेलेगा। तो अब ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, इसमें कप्तान और कोच का बड़ा फैसला होता है। कितने वो स्ट्रांग हैं, बिठाकर बात करें लड़कों से कि भाई देखो ये लड़का एक नंबर, ये बैट्समैन, प्योर बैट्समैन 4 पर खेलता है, तो रिजवान आप नीचे आ जाओ थोड़ा। ये बातें हो सकती हैं। हो सकता है रिजवान बोले नहीं मैं तो नहीं आऊंगा नीचे, मैं तो अपने 4 पे खेलूंगा। सिचुएशन मैटर्स ना, किस सिचुएशन में। Because then you can also change the order. अच्छा, किसको भेजना है आपको? सिकंदर ऑल्सो हम साथ साथ ऑब्वियसली ये नेट प्रैक्टिस वगैरह देख रहे हैं प्लेयर्स की।
ये बताएं कि हाउ इज द ग्राउंड इन फैसलाबाद, मतलब पिच किस तरह बिहेव करती है, बॉलिंग लाइनअप में किसको सपोर्ट करेगी? हाँ, स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी, फास्ट बॉलर्स को? जी, यहाँ से जो पिच आप लोग दिखा रहे हो ना, ये तो बिल्कुल फ्लैट और आप नजर आती है जैसे बैटिंग। जब हम खेला करते थे हमारे दौर के अंदर कहा जाता था कि फैसलाबाद जो है ना, इट्स अ बैटिंग पैराडाइज। उधर लंबे लंबे स्कोर हुए, मतलब वहां पे तस्लीम आरिफ ने 200-250 रन किए, ग्रेग चैपल ने किए, बड़े लंबे लंबे स्कोर हुए। मगर अब जो फ्रेश पिच है, देखिए ना, ये वनडे मैचेस है, इसके अंदर पुरानी बात हो गई है सिकंदर। वो अब तो अभी तो हम खुद बता रहे हैं, मतलब अब वो हवा वैसी रही है, 17 साल बाद तो वहां पहुंचे, ना मट्टी वैसी रही है। वो थोड़ी सी ब्लैक एंड व्हाइट बात होगी सिकंदर आपकी, कहने का मतलब 17 साल बाद तो हम पहुंचे हैं वहां इंटरनेशनल क्रिकेट लेके। इट्स अ वेरी प्री हिस्टोरिक एरा दैट यू आर। अब्दुल्ला, T20 और वनडे के अंदर ना बैटिंग ट्रैक्स बनने चाहिए ताकि लंबे लंबे रन हो। जैसे कि अभी आपने देखा था कि एक सेमीफाइनल में खवातीन ने 300 पे 300 किए। इस किस्म की पिचेस हो कि अच्छी पिचेस हो। वर्ल्ड कप में इंडिया ने जो चेस किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वो बैटिंग ट्रैक था। आप इसी तरह की पिचेस बनाए ताकि क्राउड को मजा आए, 250-300 रन हो और उसके ऊपर 250-300 रन हो। दैट विल बी फन। आप अगर चेस भी तो अच्छा करना है, अभी आप खवातीन की बात करें तो चेस भी तो शानदार किया ना फिर। तो वही तो, मतलब मौका भी तो मिलता है ना। अगर अच्छी विकेट हो तो बैट्समैन कहते हैं कि चलो जी चेस करके दिखाते हैं। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट फॉर फैसलाबाद को। बहुत बहुत मुबारक हो और मैं क्राउड को बोलूंगा आए, और आई एम 100% इंशाल्लाह हम जब मैच जीत जाएंगे तो कल हम टीम पाकिस्तान को, शाहीन आफरीदी को खास मुबारकबाद देंगे। थैंक यू सिकंदर फॉर बीइंग विद अस। अच्छा जी, हमने पिछले घंटे में हम आईनी तरमीम की बात मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम, बिल्कुल उधर ही हम जा रहे थे और हमने आपसे कहा था हम पीपल्स पार्टी का भी पर्सपेक्टिव लेंगे। सो वी हैव शाज़िया मरी विद अस, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं पीपल्स पार्टी की। शाज़िया साहबा, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम का हम एक साल पहले से ही सुन रहे थे, इट्स नॉट रियली न्यू फॉर अस, तो ये पता था कि एक और बड़ी आईनी तरमीम आने वाली है, लेकिन बिलावल साहब ने जो नुकात बताए हैं, क्या ये अंदाज़ा था कि उन्हीं नुकात पर तरमीम आनी है? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि काफ़ी अरसे से 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से क़यास आराइयाँ हो रही हैं। हमसे भी कई मीडिया के दोस्तों ने यह बात पूछी है, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में ये बात हुई है, लेकिन चूंकि हमारे पास इसकी कोई ठोस इन्फॉर्मेशन नहीं थी और महज क़यास आराइयों पर, स्पेकुलेशंस पर बात मुनासिब नहीं था करना, तो लिहाजा अब जब हुकूमत ने बाकायदा ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से इंगेज किया है, तो बल्कि आपने देखा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल ही एक ट्वीट की है। उसमें उन्होंने बताया है कि वज़ीर आज़म साहब खुद तशरीफ़ लाए हैं। उन्होंने सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से और उनसे मुलाकात की है और उस मुलाकात में ये आने वाली जो 27वीं आईनी तरमीम है, इस पर उन्होंने सपोर्ट मांगी है और कुछ चीदा नुकात उन्होंने अपनी उस ट्वीट में दिए हैं। और उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, फैसले उसमें किए जाएंगे और मेंबरान को एतमाद में लिया जाएगा। तो अब आप देखें अगले मरहले तक ये चीज़ें और ज़्यादा वाज़े होगी। अच्छा शाज़ी साहिबा, अब पीपल्स पार्टी इस तरमीम में साथ देगी या नहीं देगी, ये तो फैसला आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद ही शायद कुछ सामने आए, या अभी बहुत सारी बैठकें हों और बहुत सारी बात हो। लेकिन पीपल्स पार्टी की 18वीं आईनी तरमीम पे जो अभी तक हमारे अंडरस्टैंडिंग में तो यही पोजीशन है कि आप इस पे 1 इंच भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेंगे। क्या ऐसा ही है या बात हो सकती है? देखिए हुमा, अब्दुल्ला, आप लोग दोनों ये बात जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही एक बहुत तवील जिदोजहद के नतीजे में, बल्कि हमारी जमात की जिदोजहद और तमाम सूबों की एक जिदोजहद, उनका देरीना मुतालबा था कि सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हों, जो कि पाकिस्तान के आइन की एक अनफिनिश्ड बिजनेस था। और इसको सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने पहले दौरे हुकूमत में मुमकिन किया। उनकी एक बड़ी जिद्दोजहद है, उनकी मुफाहमती पॉलिसी के नतीजे में सबको एक साथ बिठाया गया। मुख्तलिफ पॉलिटिकल व्यूज़ थे लोगों के, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ थी, लेकिन बावजूद उसके हमने कंसेंसस बिल्ड
किया, और कंसेंसस बिल्ड करना कोई छोटी बात नहीं होती, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है उसके दिल के बहुत करीब है। और हम समझते हैं कि सूबों के जो इख्तियारात उनको 18वीं आईनी तरमीम के अंदर मिले हैं, उससे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं होगा और मुमकिन भी नहीं होगा। और हमने ये पहले भी कहा है, कुछ रोज़ कबल भी नवीद कमर साहब का भी एक बयान है जो आपकी नज़रों से गुजरा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी चीज़ अगर 18वीं तरमीम से कन्फ्लिक्टिंग होगी तो वो पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं होगी। तो ये बात तो बड़ी क्लियर है। अब इसमें क्या चीज़ मज़ीद उनकी प्रपोजल्स में क्या चीज़ें हैं, किस तरह लिखा हुआ है, ये सब तो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने जब 6 तारीख को ये तमाम चीज़ें रखी जाएंगी तो वहाँ गुफ्तगू होगी। लेकिन कुछ हमारे जो उसूली हमारा मौक़िफ़ है वो क्लियर है। हम उसी उसूली मौक़िफ़ की लेंस से, उसी नज़र से इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। और यकीनी तौर पर अगर कोई ऐसी चीज़ हुकूमत ला रही है जिसमें कि वो कन्विंस्ड है और वो हमें कन्विंस करने की कोशिश कर रही है तो उनसे बात की जा सकती है। लेकिन जो हमारे उसूली मौक़िफ़ हैं जिन जिन इश्यूज़ पर, जिन जिन सब्जेक्ट्स पर, वो हम उस पर कायम व दायम रहेंगे। ठीक है, उसूली मौक़िफ़ की लेंस से देखेंगे, देखा जाएगा। अच्छा शादी साहब, आप इस तरमीम पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान क्या होता है ये तो 2-4 दिन में वाज़े हो ही जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक मामला नहीं है। एक आध महीना पहले पंजाब हुकूमत से बयानात की जंग चली, उसके बाद कराची ग्रीन लाइन वाला मामला था, आज़ाद कश्मीर हुकूमत का इशू है। तो मुस्लिम लीग नून के साथ आपके आइडियल ताल्लुकात तो नहीं कहा जा सकता, बट ऑल गुड इन द हुड। क्या हुकूमती इत्तेहाद को कोई ख़तरा है या आपको लगता है ऐसी बातें तो होती रहती हैं बट अदरवाइज वी आर ओके? देखिए, जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हों, जब पॉलिटिकल माजी में बहुत बड़े बड़े डिफरेंसेस रहे हों, तो आइडियल तो बहुत ही मुश्किल है। अगर हम आइडियल के करीब आ जाएं तो भी अच्छा होगा। और कुछ बिल्कुल मैं समझती हूँ कि नाखुशगवार बातें हुई हैं पिछले कुछ अरसे में, जिसमें बयानबाजी जो कि बहुत गलत थी। और हम समझते हैं कि उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसलसल ये फोकस था कि इस मुल्क के अंदर जो फ्लड की सूरत हाल है और फ्लड्स के अंदर जिन लोगों ने तकलीफ़ उठाई है, जो बेघर हुए हैं, जो किसान हैं, जो बेघर अवाम है जिसमें मर्द हैं, औरत है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो बेयारो मददगार अपनी अपनी हुकूमतों से मदद मांग रहे हैं, हमें उनकी तरफ अपना ध्यान देना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी का तो ये सिर्फ एक सिंपल सा मुतालबा था और हमने कभी भी किसी भी किस्म की लफ्ज़ों की जंग नहीं छेड़ी, ना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं, जिसमें दहशतगर्दी का बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसमें मौशी हालात जो पेचीदा हैं, जहाँ महंगाई है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, ये ऐसे मसाइल हैं जिस पर हमारी तवज्जो होनी चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी इश्यूज़ पर बात करने को तरजीह दी है और अब भी हम नून लीग के साथ अगर बैठेंगे तो अवामी इश्यूज़ पर बात करेंगे। ये आईनी तरमीम भी अवाम के एतबार से भी देखी जाएगी और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वो पहले और वाहिद लीडर हैं जिन्होंने जो ही 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से उन्हें कुछ भी पता चला हुकूमत से ऑफिशियली, तो उन्होंने एक्स अकाउंट जो उनका है उस पर उन्होंने वो तमाम बातें लिख दी। तो ये मैं समझती हूँ जिस शफाफियत से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये तमाम इंफॉर्मेशन शेयर की है, ये एक मिसाली कदम है और हम चाहेंगे कि इसमें लोग अपनी आरा भी दें। और इस बात पर भी मैं आपके तवज्जुह से लोगों को इत्मीनान दिलाना चाहती हूँ कि 18वीं तरमीम हमारे दिलों के बहुत करीब है, सूबों के दिलों के बहुत करीब है और हरगिज़ इस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। शाज़िया मरी साहिबा हमारे साथ मौजूद थीं और उन्होंने कहा कि बहुत सारे मामलात हैं जो सूबों के लिए बड़े अहम हैं, बहुत सारे मामलात हैं जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और उसी निगाह से डिस्कशन भी होगी। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास जब होगा उसमें ज़रा और वजाहत सामने आएगी। अभी हमने शुरू में भी प्रोग्राम के बताया था ना कि अभी सिर्फ हेडलाइंस सामने आई हैं, अभी सब्जेक्ट मैटर क्या है बहुत सारे मामलात में उसमें क्लैरिटी आना बाकी है ना। एट द सेम टाइम मतलब बाकी सूबों से भी तो पूछा जाए, ठीक है जी, मुस्लिम लीग नून ही बरसर इक़्तिदार है, वफाक में भी और पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, लेकिन क्या वज़ीर आला पंजाब को कोई एतराज़ नहीं है 18वीं तरमीम में अगर कोई तब्दीली की जाती है या तरमीम की जाती है उसको लेकर? लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। Welcome. Because of
the culture festival happening आपको पता है कि जियो और जंग ग्रुप के ताउन से आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के तहत वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल शुरू हो चुका है और हम रोज़ हैरान होते हैं कि कौन कौन लोग आए हुए हैं, क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही हैं। मतलब समटाइम्स वी आर सरप्राइज, हमें खुद नहीं पता होता कि दुनिया में आर्ट्स के नाम पे क्या क्या नई चीज़ें हो रही हैं। बच्चे बड़े सब होशियार हो गए क्योंकि कल रात 8 बजे कराची आर्ट्स काउंसिल में होने जा रहा है एक ज़बरदस्त किस्म की सर्कस थिएटर परफॉर्मेंस और जिसमें इंटरनेशनल सर्कस आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उनमें से एक हैं जो कि क्लाउन आर्टिस्ट भी हैं, जगलर भी हैं, एक्रोबैटिक्स भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। जोना Katz is with us. Welcome to Geo Pakistan. Thank you. So exactly, Jonah, what do you do in this circus? Me, I'm a clown. You're a clown. I'm a clown. I also have a tap dance, a juggling act, but I'm a clown. And so you are in that clown getup as well? Not what you think. I'm a clown in the sense of like, let's say, Charlie Chaplin, Buster Keaton. I'm not a rainbow wig, a red nose, a crazy costume. I'm a character. A colorful face. Yeah, I'm not like this. When you mention Charlie Chaplin, then there's some depth to it as well. So we are just thinking, and you can explain to us, what piece should one expect when we are asking people to go and, you know, watch the circus? What are we expecting? You should not expect a traditional circus. Okay. You should expect something that is more in line with theater, actually. We don't speak, there's no talking. We do a 1 hour and 15-minute show with no words. Nice. But it is like a physical theater show that's very funny. That's very funny. Very funny. So not only you can come and enjoy, you can also bring your kids. Everybody in the home, बच्चों का जाना तो definitely बनता ही बनता है. So Jonah, tell us about your career because this is interesting for us, and we were having this discussion during the break that there are actually many circus schools around the globe. कभी सुना है So you also went to one? I did, yes. I went to a circus school in San Francisco. I went to it's called the Clown Conservatory. It's a clown school, and then I did 2 years there, and then you did 2 years. 2 years in clown school, yeah. And then I did 1 year of like a very intensive acrobatic training because I had a comedy acrobatic company also at that time. And then after that, you know, in the circus, we're always learning. We're always training. We're always sharing. And always traveling as well. अच्छा, ये we need to translate this. This is something very new to us. आपने कभी सुना है कि सर्कस स्कूल हो? तो दुनिया में हमें अभी पता चला है कि अपेरेंटली बहुत ज़्यादा हैं और जोना खुद भी एक सर्कस स्कूल से पढ़े हैं और 2 साल उन्होंने वहाँ पढ़ा. So what do और क्लाउन स्पेसिफिक सर्कस स्कूल से पढ़ा इन्होंने. Yes, बिल्कुल. I am curious, very curious. So what do you learn in 2 years? I mean, what's your daily, there is so much subject matter to learn about clown. So yes, absolutely there is. Clown has a long history throughout the world. Yeah, all over the world. Indeed. Even Native Americans, ancient China, of course Europe, Africa. Everybody has their clown tradition. In my case, you know, I went to clown school in America, so it was very much an American style. And you know, we learn things like there's the technical aspect, and then there's the emotional aspect. And then also we had more of a general education as well, a circus education, as well as a business education, how to get work. You also tweak your performances. First of all, also tell us about the piece that you're performing. You have described it a bit, but you also tweak it according to the audience that you are going to be performing in front of, or the country you are going to. I mean, do you study their level of humor as well, whether they'll get what we are trying to say? You know, in my experience, I've performed in many, many countries. And in my experience, everybody wants to laugh. Everybody loves to laugh. Why not? And of course, there's cultural differences. You know, there's some things maybe that we do that's, you know, a European would understand more than maybe somebody in Asia. But overall, people just want to laugh. And as clowns, we are always in communication with the audience. So if we feel a response from the audience in something, we will lean into that. And if we feel that there's not so much, then we'll move away from that. And this is a constant dialogue that we have. We do not study, you know, we don't study what people are saying. Improvisation on the stage as well. It's not constant improvisation. In fact, it's very refined. Every moment is very refined. Rehearsed and However, decided. as clowns,
we give ourselves complete freedom to improvise. So because everything is so refined, we can break away from the show at any moment. Interesting. To interact with the audience, to, you know, maybe and then get back whatever, into and it then get well. right back into it. How lovely. Okay, need to translate This is that. तो one ये thing which ज़रूर we should आपने look देखना है. forward to. ये We are all बड़ी looking forward ये बड़ा to ही डिफरेंट होगा. ये बड़ा मुख्तलिफ होगा. ऐसी चीज़ आपने देखी नहीं होगी. पूरे 1 घंटे 15 मिनट के इनका जो पीस है वो है और ये बाकी मुल्कों में भी इसको परफॉर्म कर चुके हैं. जोना, बेस्ट ऑफ लक. Oh, thank you. Are you back? This is my back. This is my So friend. we have started over here. So you'll get just a glimpse of what you can expect tomorrow. और ज़रूर अगर आप कराची में हैं 8 o'clock. तो जाएं. 8 o'clock. रात को 8 p.m. 8 बजे. Yes. Yes. Thank you, Jonah. Thank you. Enjoy yourself. अच्छा जी, हम ले रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक. We'll be right back. और के बाद पंजाब में आपको पता है स्मॉग का एक इशू है और उम्मीद अफजा बात यह है कि आज से लाहौर, सियालकोट, कुचावाला, रावलपिंडी समेत दीगर शहरों में हल्की बारिश का इम्कान है. भाई बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है. दिखाएं, जल्दी से दिखाएं, बिकॉज अभी हम ब्रेक में ये बात कर ये नहीं, मतलब हम थोड़ा सी बारिश देखना चाह रहे थे. ये तो स्मॉग क्लियरिंग. अच्छा, अभी इम्कान है ना? नहीं अब्दुल्ला, इससे पहले हमने थोड़ा सा दिखाया भी था. हाँ, वो कहाँ हो रही थी बारिश? कहीं हो रही थी बारिश. ओ, वो फाइल फुटेज थी. अच्छा, ठीक है. कि वो अभी हो रही है. खैर, इन एनी केस बारिश हो जाए तो आपको पता है कम से कम इन शहरों में स्मॉग का जोर जो है वो तो टूट जाएगा. तो आपको ये भी बता दें, ख़ास तौर पर लाहौर चंद दिनों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कभी पहले कभी दूसरे नंबर में, मतलब होता ज़रूर है टॉप में. तो इसलिए बारिश लाहौर और दीगर शहरों के लिए नेमत साबित हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड, क्योंकि फोरकास्ट है. अच्छा जी, इसी पे ज़रा बात करते हैं. इरफान अली गाटिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DGPDMA हैं. गाटिया साहब से ड्यूरिंग सैलाब हमारी ज़ाहिर मुसलसल बात होती रही है. इरफान साहब शुक्रिया. सर, पंजाब के किन किन शहरों में, इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है? मतलब ये हल्की बारिश होगी, ज़रा ज़्यादा बारिश होगी, बताएंगे? क्या आप तक पहुँची है इन्फॉर्मेशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जी बिल्कुल. बड़ी खुशी की बात यह है कि एक छोटा वेदर सिस्टम ये 3 नवंबर की रात से 5 की शाम तक ये पंजाब में इसके पेश नज़र बारिशें मुतवक्का हैं. और ये कोई बहुत बड़ी बारिशें नहीं हैं. और इसका मेन जो फोकस है ये हमारा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गलियात से शुरू हो के पिंडी और फिर आगे गुजरांवाला डिवीज़न, गुजरात डिवीज़न और लाहौर में इसके पेश नज़र बारिश होगी. इसी तरह सरगोधा और खुशाब में भी इसके पेश नज़र बारिश के इम्कानात हैं. ये बहुत बड़ी बारिश नहीं होगी, लेकिन इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, एक तो सर्दी की जो प्रॉपर फील है वो स्टार्ट हो जाएगी, और दूसरा इसके साथ साथ स्मॉग का जो एक बड़ा चैलेंज इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को, लाहौर को और बाकी बड़े शहरों को दरपेश है, उसमें भी इंशाल्लाह एक खातिर खा ना सिर्फ AQI बेहतर होगा, बल्कि स्मॉग की जो एक मेनेस है इसमें कमी आएगी. होप तो हम यही कर सकते हैं, और हमने देखा भी है कि जब जब बारिश होती है तो धुंध में फ़र्क पड़ता है और स्मॉग में भी कमी आती है. तो ये एक्सपेक्टेशन है हमारी कि इस पर भी ऐसा ही होगा. बिल्कुल. ये क्योंकि पहली प्रॉपर बारिश विंटर की हमारी है, तो इससे मौसम ना सिर्फ खुशगवार होगा बल्कि स्मॉग में एक खातिर खा कमी आएगी. धुंध का जहाँ तक ताल्लुक है ये अभी कहना कबल वक्त होगा, लेकिन लेट्स सी हाउ द वेदर अनफोल्ड्स इन कमिंग 2 days. ठीक, शुक्रिया आपका सर, थैंक यू. लेट्स सी हाउ द वेदर अनफोल्ड्स इन द कमिंग 2 days. और आज मैच है हमारा, पहला ODI है इन फैसलाबाद, और कप्तान शाहीन अफरीदी की भी जिम्मेदारी एज एन ODI कैप्टन आज से शुरू हो रही है. MH शहजाद टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं, और आज के मैच में हमें क्या तवक्को करनी चाहिए, क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, क्या नंबर्स होने चाहिए, इसी भी बात करते हैं. अहमद भाई, पाकिस्तान ने वाइट बॉल की पहली और फिर T20 सीरीज़ जीती है, और शाहीन रिदम में भी लग रहे हैं. बाबर की फॉर्म भी होपफुली इंशाल्लाह वापस आ गई है, और उनकी इनिंग भी जिसका इंतज़ार था वो हो गई है. सो क्या हम वनडे सीरीज़ के लिए फेवरेट हैं? ये सारी चीजें भी जो हमने T20 के अंदर देखी, और जब पहला मैच पाकिस्तान हारा 1-sided, इसीलिए पाकिस्तान की क्रिकेट पे इतनी तनकीद हुई कि यार 12 प्लेयर्स नहीं है एक टीम के, और अगर आपने इस टीम के अगेंस्ट भी 1-sided हारना है तो फिर क्या फायदा है सारी चीजें करने का. उसके बाद पाकिस्तान ने अच्छा कमबैक किया, अगले 2 T20 जो हैं जीते, अब वनडे सीरीज है. सो सेम है, देखिए वो वही T20 की ऑलमोस्ट टीम है साउथ अफ्रीका की जो इधर होगी, और पाकिस्तान ने बड़े आराम से इनको भी मारा है, हराया है, और यहाँ पे फेवरेट्स पाकिस्तान ही लगते हैं.
और बड़ा जरूरी है कि जो ये इस तरह की थर्ड टियर साइड्स जो आती हैं, आप जब इनको हराते हैं वन साइड, तो आप पीसीबी को भी बेसिकली कुशल देते हैं कि यार नेक्स्ट टाइम के लिए उनसे बात की जाए कि हमारी क्रिकेट को बड़ा नुकसान हो रहा है ये थर्ड टियर की जो साइड्स आती हैं इसकी वजह से, काइंडली आप अपने फुल फ्लेज साइड भेजा करिए, क्योंकि हमारे प्लेयर्स इस तरह की टीम है जिस तरह अभी बांग्लादेश से खेले, अफगानिस्तान से खेले, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, फिर अब ये जो पहली 5-6 मेन टीमें हैं वो अपने 10-10, 8-8 प्लेयर नहीं भेजती है। तो हमारे प्लेयर्स को पता ही नहीं चलता है कि दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं वो कहाँ स्टैंड कर रही हैं और वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, ताकि इम्प्रूवमेंट आ सके। तो ये जैसे आईसीसी के इवेंट्स में जाते हैं या बड़ी टीम कोई अगर गलती से खेल ही जाए पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो बड़ी गंदे तरीके से पाकिस्तान हारता है और यही वजह है कि पाकिस्तान क्वालिफाई भी नहीं कर पाता आईसीसी के इवेंट्स के अंदर, सेमीफाइनल तक दूर की बात हो गई है। तो ये सारी चीजें तभी मुमकिन होगी जब पाकिस्तान टीम के ये करंट प्लेयर्स हैं, ये जो इस तरह की साइड्स आती हैं जिनके अंदर 10-12 प्लेयर्स नहीं होते, और स्पेशली अपनी कंडीशंस के अंदर इनको वन साइडेड बुरे तरीके से हराए, ताकि वो शर्म खा के आगे से ऐसी टीम ना भिजवाया करें, पूरी साइड्स भिजवाया करें जिससे पाकिस्तान टीम को फायदा पहुंचे। चलें ठीक है, ये तो हम देख ही लेंगे। अहमद, ये भी बताएं कि वनडे में हमारे नए कप्तान हैं जी शाहीन आफरीदी, जो कि पीएसएल लेवल पर तो अब ऑब्वियसली तजुर्बा रखते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल ख़ास तौर पर वनडे में बिल्कुल नहीं। तो क्या एक फास्ट बॉलर को 10 ओवर्स कराने हैं, 50 ओवर्स फील्डिंग भी करनी है, फील्ड में तो होंगे, तो इसके साथ कप्तानी भी ऑब्वियसली उसका भी फैसले करने होंगे, ये चैलेंज नहीं हो जाएगा इनको सब कुछ मैनेज करना? शाहीन के लिए आसान बिल्कुल भी नहीं होएगा, बट एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर कि वो पाकिस्तान को वनडे इंटरनेशनल में लीड कर रहे हैं। और फिर आप देखें कि सब ये समझ रहे थे 3 टाइटल शाहीन अफरीदी ने जितवाए हुए हैं, लेकिन वो पीएसएल के अंदर जितवाए हैं T20 में। तो T20 के करंट सिनेरियो के अंदर जो अगर आपने कैप्टनसी देनी भी है तो वो तो सीधे सीधे वो प्लेयर हैं जिन्होंने 3 टाइटल जितवाए हैं, लाहौर कलंदर को आप दे सकते हैं, लेकिन वनडे में उन्होंने कैप्टनसी नहीं की है। और आपने जब T20 से इनको हटाया था तो फिर ये बताया था कि फास्ट बॉलर्स को कप्तानी के जब इंजरी के बड़े इशू आते हैं, जिसकी वजह से हम जो है शाहीन को लॉन्ग टर्म कैप्टन नहीं देख रहे। तो अब आपने T20 से हटा के वनडे में बना दिया, जो उससे ज्यादा मुश्किल फॉर्मेट है। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्लान किया होगा, होपफुली इस दफा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का प्लान है वो तो अच्छा हो, क्योंकि लास्ट टाइम होगा, लेकिन हमारी नेक तमन्ना है, निशात, गुड लक, सब कुछ साथ है शाहीन के भी, टीम के भी। थैंक यू अहमद। अच्छा, मैच होगा जी दोपहर को 3 बजे शुरू, और फिर ओडीआई है तो वो चलेगा। बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान एंड एंजॉय फैसलाबाद। हम सारे भी एंजॉय करेंगे टीवी पे, लेकिन आप लोग पहुंचे शाम में तो रश कल इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे ऑल ऑफ अस टुगेदर। ठीक है, ओके।